Hello class 9. Today we'll be dealing with plastids. Plastids are present only in plant cells. There are two types of plastids. Chromoplasts, colored plastid होते हैं and leucoplast, white और colorless plastid होते हैं. Chromoplast containing the pigment chlorophyll are known as chloroplast. अब देखिए क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का मतलब ही होता है कलर, जो कलर दे. इस क्रोमोप्लास्ट में एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, हरे कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है. क्लोरोफिल पिगमेंट ये जिस क्रोमोप्लास्ट में होता है ना, उसका नाम क्लोरोप्लास्ट होता है. अब आप कन्फ्यूज़न दूर कीजिएगा. कई किताबों में आप पढ़े होइएगा कि तीन तरह का होता है प्लास्टिड: क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट. कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिए. लिकोप्लास्ट तो लिकोप्लास्ट है. क्रोमोप्लास्ट का वो प्लास्टिड जो क्रोमोप्लास्ट में सब अलग अलग कलर के प्लास्टिड हैं, तो क्रोमोप्लास्ट में जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल रखने वाला प्लास्टिड है उसी को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, क्रोमो का पार्ट है क्लोरो. ठीक है, सो क्लोरोप्लास्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स. Chloroplasts also contain various yellow orange pigments in addition to chlorophyll. अब आप समझ लीजिए, कई कलर के पिगमेंट इसके अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर. ठीक है, अभी मैंने पहले ही बताया क्रोमो का मतलब ही होता है कलर, तो कलर में जो हरा वाला रखता है वो है क्लोरोप्लास्ट. लिकोप्लास्ट आर प्राइमरीली ऑर्गेनेल्स इन विच मटेरियल्स सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड. तो ये फूड मटेरियल को स्टोर करने वाला प्लास्टिड है. कौन? ये लिकोप्लास्ट. ठीक है, नाउ द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा. अगर आप इसके फिगर को देखिएगा, फिगर इसमें दिया नहीं, खैर हम रिवीजन मटेरियल में इसको आपको दिखाते हैं इसका फिगर. जब इसके आप फिगर को देखिएगा तो वहाँ पर क्या है कि न्यूमरस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, लेयर में वो एक के ऊपर दूसरा रखा हुआ है, एम्बेडेड है एक दूसरे में. इसको स्ट्रोमा कहते हैं. छोटा छोटा मतलब पेन को अगर आप गोल गोल घुमाइए तो स्ट्रोमा बनेगा. दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. बाहरी स्ट्रक्चर में ये बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही लगता है. लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स. तो आपको मैंने कल भी बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया अपना अलग डीएनए और रिबोसोम रखता है, और मैंने कल ही बोला था कि प्लास्टिड भी ऐसा ही करता है. तो आज वो भी बात सामने आ गई. अब आइए वैक्यूल्स के बारे में. वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेन. वैक्यूल आप जानते हैं सेल के अंदर जो गोल 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 हिस्सा आपको दिखता है, छोटा 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 छोटा, ये वैक्यूल्स है. नॉर्मल प्लांट सेल में वैक्यूल बड़े होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में या तो ये छोटे होते हैं या फिर नहीं होते हैं. तो वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड लिक्विड कंटेंट्स. वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल्स वाइल प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स. ठीक है, द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम. तो ये 50 से 90% तक का पूरा वॉल्यूम कंटेन करता है प्लांट सेल में. ठीक है, और ये न्यूक्लियस को धकेल के साइड में रखा हुआ रहता है. तो ये भी ध्यान देने वाली बात है. ठीक है, नाउ यू सी plant cell vacuoles are full of cell sap. सेल सैप आप समझते हैं, यही वो सेल सैप है जिसके अंदर ये मटेरियल सब स्टोर्ड होते हैं. स्टोर हाउस है एक्चुअल में ये. और इसके अंदर अंदर कुछ ना लिक्विड मटेरियल रहता है जो सेल को टर्जिडिटी यानी कि जो लिक्विड उसका क्या आप कह सकते हो समझने के लिए कि उसके अंदर तरलता है या फ्लेक्सिबिलिटी है, वो इसी लिक्विड के कारण आती है. इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप
एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, यानी टर्जिड भी है और रिजिड हार्ड भी है टू द सेल. मेनी सब्सटेंस ऑफ इम्पॉर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स. बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो लाइफ के लिए इम्पोर्टेंस रखता है और ऐसी चीज़ें वैक्यूल्स में स्टोर्ड होती है. दिस इंक्लूड, अब आप देख लीजिए कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है. अमीनो एसिड्स कितना इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन बनाने के काम आएंगे. शुगर एनर्जी के लिए. एंड वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स. इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा द फूड वैक्यूल्स कंटेन द फूड आइटम दैट द अमीबा हैज़ कंज्यूम्ड. ये तो हो गई पहले मल्टी सेलुलर के बारे में. और यूनिसेलुलर में जो भी फूड वैक्यूल्स हैं, है ना, वो और जो भी फूड आइटम्स हैं वो इसी फूड सैक में या फूड के जो वैक्यूल्स हैं उसके अंदर ये मौजूद रहते हैं. जो भी अमीबा लेगा, जो भी अमीबा इनगल्फ करेगा, वो वैक्यूल के अंदर ही रहेगा. In some unicellular organisms, specialized vacuoles also play important roles in expelling excess water and some waste from the cell. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं जो एक्सक्रीशन का भी काम कर देते हैं. कि किसी चीज़ को बाहर फेंकना है तो वैक्यूल्स में उसको पहले रैप अप करेगा और उसको फिर ले जाएगा कहाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, और वहाँ उसके साथ सक करेगा, सटेगा. सटने के बाद वो खुल जाएगा और वैक्यूल्स का जो सामान है वो बाहर. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात पता चला. ये क्वेश्चंस हैं जो आप करेंगे. अब आइए, ईच सेल दस एक्वायर्स इट्स स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन ऑर्गेन इन स्पेसिफिक वेज. हर सेल इस तरह से एक्वायर करता है स्ट्रक्चर और उसके अंदर एबिलिटी होती है फंक्शन करने की, क्योंकि उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो बनावट है, जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर, जो ऑर्गेनल्स हैं, सब स्पेसिफिक वे में बना हुआ होता है. आप देखते हैं ईंट होती है नॉर्मली रेक्टेंगुलर फॉर्म का, लेकिन टाइल्स आपको हर फॉर्म के मिलेंगे, बड़ा छोटा. पत्थर आप देख लीजिए हर साइज़ का मिलता है. तो यही है, जहाँ पर जिस चीज़ को लगाना है. अब बेसिन है तो कोने में लगाना है तो कोनिकल आता है बेसिन, लेकिन नॉर्मल लगाना है तो वो सेमी सर्कुलर आता है. तो कहाँ पर फिट करना है किस चीज़ को, उसके अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर बना हुआ आता है. दिस हेल्प्स द सेल टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक respiration, obtaining nutrition, clearing of waste material, that is excretion, forming new proteins. तो सिंथेसिस करना है रिबोसोम्स वगैरह के बारे में. तो हर सेल को अपने हिसाब से उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग उसका शेप मिलता है और तभी वो जो उसकी फंक्शनिंग है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो पाती है. क्योंकि अगर उसका स्ट्रक्चर उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग मैच नहीं करेगा तो एफिशिएंसी नहीं आएगी रिजल्ट में. ठीक है. The cell is the fundamental and structural unit of living organism and it is also the basic functional unit of life. ये बात इम्पॉर्टेंट है. ये पहले लाइन में जब सेल को पढ़ाया था मैंने तब बताया था. और एनसीईआरटी की खूबी है कि चैप्टर में पॉइंट जो है ना वो एकदम बिखरा के रखता है. यहाँ पर ये टॉपिक है, इसका कुछ पॉइंट आपको कहीं मिलेगा, कहीं से कहीं मिलेगा. इसको रिलेट करना बहुत इसीलिए साइड बुक की ज़रूरत होती है कि ताकि उसको हम असेंबल करें. अभी चैप्टर नंबर 7 हम लोग पढ़ेंगे, पूरी बुक पढ़ जाएंगे पूरा चैप्टर, तब पता चलेगा अच्छा ऑर्गेनिज्म का नामकरण भी करना था. तो बताओ, नामकरण पहले पढ़ा देते तो जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसमें जो इतने सारे ऑर्गेनिज्म के नाम वाम थे, हमें लगता था यार कैसे कैसे नामकरण करेंगे, क्या करेंगे, और ये नामकरण रखा है सबसे लास्ट में. तो ये एनसीईआरटी की अपनी खूबी है. पता नहीं वहाँ जो टीम बैठी है वो क्या कर रही है. तो ये है. अब आइए सेल डिवीज़न. ये एक नया टॉपिक जुड़ा है क्योंकि पहले इस बुक में नहीं था. आप पुराना एनसीईआरटी उठा के देख लीजिए, ये टॉपिक सेल डिवीज़न एकदम नया टॉपिक जुड़ा है. सेल डिवीज़न क्या है? न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो टू रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल्स. आपको पता होना चाहिए नया सेल हमेशा फॉर्म करता है. क्यों? क्योंकि उसको ग्रो करना है, ओल्ड सेल को रिप्लेस करना है, डेड और इंजर्ड सेल को भी रिप्लेस करना है. एंड टू फॉर्म गैमीट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन करने के लिए जो गेमेटिक सेक्स सेल्स होते हैं वो बनाने का भी काम सेल डिवीजन से होता है. द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन. सेल डिवीजन क्या है भाई? सेल का डिवीजन होता है, टूटता है और उससे नया सेल बनता है. ये प्रोसेस सेल डिवीजन कहलाता है. और देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन. पहला माइटोसिस और दूसरा मियोसिस.
माइटोसिस को हम लोग सिंगल डिवीजन भी कहते हैं और मियोसिस डबल डिवीजन भी होता है। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। कहता है प्रोसेस सेल डिवीजन का जिसमें ज़्यादातर सेल डिवाइड करते हैं ग्रोथ के लिए, उसको माइटोसिस कहते हैं। इस प्रोसेस में ईच सेल कॉल्ड मदर सेल, ये अब देखिए माइटोसिस का हिसाब किताब दिखाया है। ये असल में क्रोमोसोम्स है, न्यूक्लियस का हिस्सा आप देख रहे हैं। ये एक न्यूक्लियस है, पेरेंट न्यूक्लियस। इसमें से एक एक स्ट्रैंड दोनों में से निकल के उधर गया, इस दोनों में से निकल के इधर आया, और यही चीज़ फिर इधर भी आया, यानी 2 सेल बनते हैं इससे। और फिर मियोसिस में अगर आप आइए तो यहाँ उल्टा है। यहाँ देखिए पहला 4 क्रोमोसोम लिया है, चारों क्रोमोसोम में से ये वाला जो बीच वाला क्रोमोसोम है जिसमें कंप्लीट रेड है और थोड़ा सा ब्लू है, वहाँ से उठाइए, देखिए वो पूरा एक ऊपर चला गया है। और दूसरा वाला छोटा सा, इसका सेम आधा पार्ट, हाफ, इसको कहते हैं ऊपर माइटोसिस जो था उसको कहते हैं इक्वेशनल डिवीज़न, क्योंकि वो इक्वल क्रोमोसोम्स के साथ जाता है। देखिए आप यहाँ कितने क्रोमोसोम थे, 1 2 3 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, ठीक है, इक्वेशनल डिवीज़न है। लेकिन यहाँ देखिए पहले वाले में 4, लेकिन जो 2 बन रहे हैं उसमें 2 क्रोमोसोम है, यानी हाफ हो गए, ठीक है। और उसके बाद 4 नए सेल बन रहे हैं, यानी ये डबल डिवीज़न करते हैं। डबल, 1 है तो 2 हुआ, 2 है तो फिर वो 2 करेगा, ये 2 करेगा, यानी 1 से 4 बन रहा है, ये डबल डिवीज़न करता है। तो सेल डिवीज़न, हालांकि इसको हमको डिटेल में पढ़ना है क्लास 11th में। अभी सिर्फ इतना जानना है कि माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीज़न होता है और मियोसिस में डबल डिवीज़न होता है। पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है। Process of cell division by which most of the cell divide for growth is called mitosis. In this process, each cell called mother cell divides to form 2 identical daughter cell. एक सेल टूटा, 2 daughter cell बनाया। The daughter cell have the same number of chromosome as mother cell. जितना था उतना ही है। It helps in growth and repair of tissue in organism. बस इतनी बात कहनी थी इसको माइटोसिस में, ज़्यादा नहीं। क्रोमोसोम इक्वेशनल डिवीज़न, जितना था उतना ही, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। डॉटर सेल के अंदर उतना ही क्रोमोसोम जितना पेरेंट के अंदर। अब आइए, स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टिश्यू इन एनिमल्स एंड प्लांट डिवाइड टू फॉर्म गैमीट्स। अब ये डिवाइड करते हैं, गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू जाइगोट, ठीक है, और जाइगोट फिर बाद में ग्रोथ लेकर के ऑफ स्प्रिंग। द डिवाइड बाय डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस। अब एक दूसरा प्रोसेस है मियोसिस विच इन्वॉल्व्स 2 कंसेक्यूटिव डिवीज़न। ये देखिए पहला डिवीज़न से ये दोनों, और फिर इस दोनों से फिर 2 यहाँ पर 4 से हाफ हो जाएगा। 4 क्रोमोसोम थे, इन सब में आइए 4 सेल आए, लेकिन 2 क्रोमोसोम के साथ, तो सीधे हाफ हो जाए। व्हेन अ सेल डिवाइड बाय मियोसिस इट प्रोड्यूसेस 4 न्यू सेल इंस्टेड ऑफ जस्ट 2। माइटोसिस में हमने क्या देखा, 2 सेल बनते हैं नए, लेकिन यहाँ पर 2 के बदले 4 बन रहे हैं। लेकिन नए सेल के अंदर क्या है, क्रोमोसोम का नंबर, न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन दैट ऑफ द मदर सेल। मदर सेल में जितना क्रोमोसोम था उसका आधा हो गया। ये समझने वाली बात थी। कैन यू थिंक एज टू वाई द क्रोमोसोम नंबर्स हैज रिड्यूस्ड टू हाफ इन डॉटर सेल्स। अब ये आपको समझने वाली बात है। आप समझते नहीं क्यों आधा हुआ। इसलिए आधा हुआ कि जब मियोसिस से रिप्रोडक्शन होगा तो एक पेरेंट का सेल आधा हुआ, फिर दूसरे पेरेंट का भी आधा आएगा, तो जब जाइगोट बनेगा तो दोनों का आधा आधा मिलके फिर पूरा एक नया सेल बन गया। इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर अभी कंप्लीट होता है, ठीक है, ओके, थैंक यू। कल होमवर्क मिलेगा, उसमें पूरा एक्सरसाइज करना है। थैंक यू।